बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हरफ राज ईद स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। ईद का दिन आपने गुजार लिया, अब थक हार के पकवानों की तैयारी हो रही होगी, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी ख़ास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। उनका तारुफ़ मैं करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे इस तरफ बैठे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अख़ुवत पाकिस्तान के सरबराह हैं, और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं अल खिदमत पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल शकूर साहब। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं, और ये दो बड़े इदारे हैं जो पाकिस्तान की पहचान है। पूरी दुनिया में इनके काम को माना जाता है, जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं हस्तियों के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और आपके साथ ईद मनाएंगे इनके साथ। तो शुरू करेंगे जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब से। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद ईद के शो के अंदर। और ज़ाहिर है बड़ा हेक्टिक आपके दिन गुजरे होंगे, और आज भी आप डिनर की बजाय हमारे साथ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम डिनर का भी एहतमाम करें। तो क्या मामूलात रहते हैं ईद के ऊपर, और अख़ुवत की सरगर्मियाँ भी, और आपने भी मेरा ख़्याल है कि कुर्बानी का एक सिलसिला शुरू किया है। तो ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से पूरे मामूलात रहे आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने ईद के दिन भी हमें याद किया। जी जी। और एक बड़ा अच्छा ये मौका है कि हम आपके तवस्सुत से हज़ारों लाखों लोगों तक गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मामूलात तो वही हैं, वही है, चाल बेढंगी वाली बात है। सुबह सूरज निकलने के बाद जो सिलसिला चलता है, तो लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हम इजाफ़ी करते हैं कि ईद के बाद मैं जाता हूँ, हमारा एक ज़हनी अमराज का अदारा है फाउंटेन हाउस के नाम से, उसकी बहुत से लोग मदद करते हैं। तो वहाँ पर 400-500 मरीज़ मुस्तक़िलन रहते हैं, लेकिन ईद के दिन कोई 50 या 100 लोग ही घरों को जाते हैं, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। तो वो बड़े दर्दमंद लोग हैं, बड़ी दुखी से लोग हैं। उनकी आंखें गेट की तरफ होती हैं कि कब मेरा भाई आएगा, कब मेरी माँ आएगी, कब मेरे वालिद आएंगे। वो महसूस करते हैं कि ईद के दिन उन्हें अपने घर होना चाहिए। तो कोई लेने नहीं आता, तो कोई, फिर हमने तमाम दोस्तों के लिए ये लाजम है कि हम उनके पास जाएं, उनका दिल बहलाएं। तो वहाँ पर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, ढोल शोल वो उन्होंने हम उनके लिए मंगवाते हैं ताकि उनको ईद के रंग, फिर वही कुर्बानी भी करते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें। तो बस उसके बाद मेरी वालदा का मदफून है लाहौर में, उधर जाते हैं। डॉक्टर शी चौई साहब जिन्होंने इस अदारे को बनाया, तो दुआए मग़फ़िरत करते हैं। फिर अख़ुवत के हमारे जो साथी हैं उनके साथ एक महफ़िल होती है कि उन लोगों को भी मिलना, उनका हौसला बढ़ाना, काम बढ़ाना। शाम को कोई मेहमान आ जाते हैं या हम किसी के पास चले जाते हैं जी, तो और फिर रात को आप बुला लेते हैं। इसी तरह बुला लेते हैं, बाकी चैनल्स भी बुला लेते हैं, तो हमारे साथ ही आपकी ईद गुजरती है। शकूर साहब की तरफ से आऊँगा। अल खिदमत पाकिस्तान बहुत बड़ा नेटवर्क। शकूर साहब, हमने देखा कि कई सालों से आप कुर्बानी कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि आपकी कुर्बानी हम करेंगे, और ख़ास तौर पर शाम के जो महाजरीन हैं, कश्मीर, रोहिंग्या, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और एक आम सवाल ही उभरता है कि हम यहाँ पैसे देते हैं और कुर्बानी आपकी इन इलाकों में कैसे हो जाती है। ये को हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या पूरा नेटवर्क है कि अगर फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, रोहिंग्या के अंदर, और बहुत सारे कश्मीर के अंदर जहाँ पे तो आप यहाँ जा भी नहीं सकते, तो कैसे शफाफ तरीके से सारा काम अंजाम पाता है? एक तो आपने ईद का मेरा दिन नहीं पूछा। वो मेरा ख्याल है मेरा इसी काम में कैसे गुजरता है। मेरा कैसे गुजरता है। लेकिन ये कि यानी ईद का दिन तो ज़ाहिर है आपका ख़ुद इस हैसियत से मसरूफ़ रहना कि आप ये देखते रहें कि कहाँ कहाँ चीज़ें पहुँची हैं, किन लोगों तक ये चीज़ें गई हैं। इस साल का एक ख़ास सूरत ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला इलाक़ा जिसमें आया है, बहुत तकलीफ़ दे एरिया है वो। तो हमने ख़ास तौर पर ये कहा कि अफ़गानिस्तान में हम कुर्बानी का सिलसिला करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पर भी जो दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मेहरबानी करें पाकिस्तान की बजाय अफ़गानिस्तान में करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा वहाँ सारा सिलसिला हो गया। इसी तरह ये जो तुर्की है, इसमें शाम का जो बॉर्डर है उस पर
अच्छा, हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से जो एक ख़ास मेहरबानी है वो ये है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स मिले हुए हैं। जी तुर्की की तंजीमें हैं जिनके साथ हम काम करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, और हमारे साथ वो काम करते हैं। और जब ये फ़लस्तीन के अंदर का सिलसिला हुआ और पाकिस्तान में हमने फ़ंड रेजिंग की पिछले अरसे में और अब जो कर रहे हैं, जी तो सच्ची बात है 24 घंटे के अंदर अंदर वर्कर्स जो हैं वो अलखदमत की जैकेट्स पहन के लोगों के घर में पहुँचे हुए गज़ा में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3-4 दिन लगेंगे जी लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मूव किया उन्होंने। तो ये जो इंटरनेशनल सेटअप है इसमें आप यूँ समझ लें जैसे आज के दौर में इकानमी में बैंक काम करते हैं तो हम NGOs भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं कि आपने पाकिस्तान में डिपॉज़िट किया और अगली रात आपने दुनिया के किसी भी बैंक में दुनिया में अपने पैसे वसूल कर लिए। जी तो हमारा अलखदमत का जो नेटवर्क है ये वर्कर्स का बैंक समझ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सबब से ये दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रता है। यानी आप यूँ समझ लें 3-4 हज़ार गायें एक दिन में ज़बह हो रही हों और वो फ़लस्तीन में भी पहुँच रही हों, रोहिंग्या के लोगों तक भी पहुँच रही हों, तो मेरा ख्याल है ये खुशी का। जैसे तो रोहिंग्या के अंदर है कि वहाँ की जो लोकल NGOs हैं उनके साथ आपके राब्ते हैं और आप वहाँ पे ही कुर्बानी रोहिंग्या के लोगों के साथ नहीं है। हमारी तुर्की की एक ऑर्गेनाइजेशन है जानसुयू, तुर्कियों को ये मौका हासिल है कि वो वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, बाकियों को इजाज़त नहीं है। यानी और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन हमारे पार्टनर्स में जानसुयू वहाँ पहुँचती है और वो ये काम करती है। और बांग्लादेश में भी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। बांग्लादेश में हमें बराह रास्त तो काम की इजाज़त नहीं होती, वो जो रोहिंग्यन कैंप्स हैं उनमें, तो फिर ये नागुज़ीर है कि हम उनको सहारा लें। इसी तरह मलेशिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहुंचती हैं तो उनका सहारा लें। जी तो इस तरह करके ये सूरत बनती है। अच्छा शकूर साहब, ये गोश्त की जो तकसीम है, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी आपने गोश्त तकसीम किया और एक जो ट्रक्स आपने इस हवाले से बनाए, उसका मैकेनिज़्म क्या है कि पाकिस्तान के अंदर आपका तकसीम कार कैसे होती है? अच्छा, हमने पिछले अरसे में ये सोचा जी कि हम सिर्फ कुर्बानी का काम नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान में ट्रेंड भी सेट करेंगे। और आज भी इस हवाले से हमारा एक कई सारे लोगों के साथ एक मुज़ाकरा था जिसमें पंजाब फूड डिपार्टमेंट के लोग भी थे, कुछ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे, कुछ वेटनरी के पस मंज़र के लोग मौजूद थे। तो एक तो ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया है कि हमारा डोनर इस वक्त जहाँ भी है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि लाइव कवरेज दें कि आपका जानवर से लैया में फ़लाँ जगह पे ज़िबा हो रहा है या हो गया है और इसका गोश्त तकसीम करने का मरहला अब शुरू हो गया है। बाद जगह फिर दिक्कतें भी आती हैं इसलिए कि नेट सर्विस के भी मसाइल होते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कर रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी तादाद में लाहौर में और जहाँ और मुमकिन है कराची में और इस्लामाबाद के पास भी है, तो ये जो बड़े जानवर हैं हम बुक करा लेते हैं कि इनको ज़िबा करके चिल करके इनका गोश्त जो है ये पैकेट बना के तकसीम करें। और चूँकि अलखिदमत के पास यतीम बच्चों और बेवा माओं का पूरा एक डाटा मौजूद है, तो इसलिए हमें किसी को लाइन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे वर्कर ने कहाँ जाके घरों पे पहुँच जाता है, बड़े करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खूबसूरती के साथ ये दिन गुजरता है और हम फ़ोन पे बैठे पूछते रहते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। चले जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से वापस आएंगे और अमजद साकिब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले शकूर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं और रिलीफ भी ज़ाहिर इक़दाम कर रही है हुकूमत, जैसे 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया गया है। आपने भी सोलर पैनल्स जो हैं वो आसान किस्तों पर और बिला सूद तकसीम किए हैं, तो क्या इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा सकता है कि ये ग्रास रूट लेवल तक फैले और जो ज़रूरतमंद हैं इस्तिफ़ादा करें और अपने ख़र्चे कम कर सकें? जी हाँ, देखें, ये तो आपने अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बताया है, इसको तो मतलब एक खैर पेट्रोल महंगा, पेट्रोल के लिए भी मुझे मेरा ख्याल अब तो लोग कर्जा लेना पड़ेगा लोगों को।
तो ये नहीं, ये जो चीज़ है ना जी इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये एनर्जी वाला, ये बहुत गैर मामूली कदम है। तो मैं इस सिलसिले में एक और भी राय देना चाहता हूँ हुकूमत के अरबाबो बस्तो कोशात जो हैं कि देखें, आपने 100 यूनिट तक का ये कह दिया, अब 100 से 200 यूनिट के जो लोग हैं वो भी सफ़ेद पोश हैं, तो क्यों ना हम उनको सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड करें इंटरेस्ट फ्री लेंडिंग के ज़रिए। हमने ये तजर्बा किया था कि 2 पंखे, लाइट्स, फ्रिज और इस किस्म की चीज़ें 2 से 3 लाख रुपए का एक यूनिट बनता है, तो उससे आप बिजली फराहम कर सकते हैं। और वो लोग इंतहाई आसान एक साथ में, जितनी उन्होंने बिजली का बिल देना है उससे कोई, मैं समझता हूँ आधे तक भी अगर वो किस्त दे दें, इससे ना सिर्फ उनकी वो बचत हो रही है बल्कि वो 2-2.5 साल के अंदर वो रकम भी वापस हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक और तजवीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि लोगों को बिज़नेस की जगह पर और घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक सोलर सिस्टम, हमने इसमें बड़ा तजर्बा किया और ये इतना कामयाब है कि लोग, आप यकीन करें कि झोली उठा के दुआ देते हैं। इसी तरह का एक और काम हुकूमत बड़ी संजीदगी से सुना है, गौर कर रही है कि जो लैंडलेस और 5 एकड़ तक की ज़मीन के काश्तकार हैं उनको वो बिला सूद कर्ज़े देना चाहती है। यानी उनको खाद, बीज, ज़रूरी जो इनपुट्स हैं वो इंतहाई आसानी से मिल जाएं, खालस मिल जाएं, पूरी मिल जाएं, तो जिससे उनकी पैदावार में इजाफ़ा हो, इनफरादी गुर्बत में कमी आए, कौमी मजबूरी पैदावार में इजाफ़ा हो जाए। तो ये इक़दामात ऐसे हैं जिनसे हम, देखिए महंगाई तो रहेगी, महंगाई इसमें इंटरनेशनल कुछ अनासर भी हैं, कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन अब मसला यह है कि हमें अपनी पैदावार को इतना बढ़ाना है, क़ुव्वत ख़रीद में इतना इजाफ़ा करना है, लोगों को वसाइल इतने देने हैं कि ये महंगाई उनको जो है ना वो तंग ना कर सके। सही। अब इसी तरीके से आप देखें IT का सेक्टर है जिसमें $3.5 बिलियन कमाया आपने पिछले साल, वो माहिरीन कहते हैं कि ये इसको 2-3 सालों में $15 बिलियन तक ले जा सकते हैं। इंडिया कर रहा है, कर, तो उसमें हम छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद इन लोगों को 40-50 हज़ार रुपए बड़ी आम आदमी जो है ना, आम बच्चा जो है, खातून जो है, वो घर में बैठे हुए, आप ये देखें, मतलब है कि उनका 30-40 हज़ार रुपये का जो आने जाने का किराया और डिस्प्लेसमेंट, घर से जाना आना, खाना कहीं बाहर से, तो वो घर में बैठे हुए ये काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर गौर व, और फिर इस सिलसिले में हमने ये भी तजर्बा किया कि जिन लोगों ने ये IT के कोर्सेज़ किए उनको हमने बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए कि वो अपना कंप्यूटर ख़रीदें। सही। तो वो एक और तरीके से एक स्किल भी मिल गई और आपको एक अपना औजार भी मिल गया जिसके ज़रिए से, तो ये छोटे छोटी चीज़ें जो है ना, देखिए एक तो चीज़ है ना, एक मैक्रो सतह पर हुकूमत एक बड़े बड़े इक़दाम करती है, एक्सपोर्ट को आप कम करते हैं, आप इंपोर्ट को बढ़ाते हैं, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप बाकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। उसमें भी हुकूमत को चाहिए कि जब स्टील मिल के मामलात हैं, रेलवे के मामलात हैं और ये जो हमारी बिजली की चोरी के मामलात हैं, तो बहरहाल, लेकिन निचली सतह पर जो फौरी रिलीफ है ना, फौरी रिलीफ ये आपको बिजली वाले मामलात में से मिलेगा, सोलर में से मिलेगा, किसान को बगैर सूद के छोटे कर्ज़ों से मिलेगा और छोटे कारोबारी लोगों को भी बगैर सूद के छोटे कर्ज़ों से मिलेगा। तो ये जो दुख, दर्द, महंगाई, परेशानी, ये एक हकीकत है, लेकिन हमें एक बहादुर कौम की तरह सोच समझकर, मिलजुल कर, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि घर बैठे ऐसी स्किल्स पैदा की जाएं कि आप उससे भी पैसे कमाएं। शकूर साहब, आपका एक प्रोग्राम मैंने देखा, बनो काबिल, एक मैंने इसका ऐड भी देखा कि जिसके अंदर ऐसे ही जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोगों के अंदर स्किल्स पैदा करके उनको रोज़गार के मौके फ़राहम की जाएँ। तो अल-खिदमत के इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइएगा कि वो कितना कामयाब है और नौजवान जो है और ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं वो किस हद तक इसमें दिलचस्पी लें। एक तो इसको अभी हमने लॉन्च किया है, अभी उसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन लोग धड़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियाँ इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि 6 महीने में हम कई हज़ार बच्चों को इंशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग से गुजारेंगे। और जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, असल में तो है ही है कि आपको ट्रेनिंग मिल गई है और आपको थोड़ा कर्ज़ा मिल जाए तो आप अपने घर बैठे काम करें। अच्छा, इससे मिलते जुलते बहुत सारे, मैं अभी तुर्की गया हुआ था पिछले हफ्ते ही, वहाँ से वापस आया हूँ।
तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि जिसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जगह है और वो ज़राअत के काम नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट उससे लेगी और किसी ऐसे बंदे को देगी जो कर सकता है, और उसको थोड़ा सा रेंटल चार्ज करके कि भाई तुम ये काम करो। मिल्कियत उसी की है जिसकी है, लेकिन वो फजूल नहीं रह सकती, खाली या वो खाली खुद नहीं काम रहेगी। करे और नहीं करता तो फिर किसी के हवाले हो जाए। आपने जैसे 2-3 चीज़ें बताई हैं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में रेलवे के पास कितना बड़ा ट्रैक है, जी। हमारी मोटरवेज़ के साथ कितने ट्रैक हैं। इस पे मेरा ख्याल ये है कि एकड़ एकड़ 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ के बहुत सारे पीसेस बनाए जा सकते हैं, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से। और पूरी मोटरवे के इस साथ साथ मोटरवे आप के देखें ना साथ साथ कितनी दूर मीलों तक- का, यानी इसको आप काउंट करें तो ये बहुत बड़ा, और ये सारे इलाका है जहाँ छोटे छोटे सोलर पंप भी लगाए जा सकते हैं पानी के और लोग मुख्तलिफ कामयाबी से। से कर भी रहे हैं। ऐसे बहुत है कामयाबी बकर से और कर लैया सकते की ऐसी रेतली ज़मीन है, लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं और वहाँ बिल्कुल काश्तकारी ऐसे है। कर रहे हैं। बड़ा बल्कि कामयाब यजमान तजुर्बा में तो मैं पिछले अरसे में गया तो मुझे थोड़ी सी देख के हैरत हुई कि वहाँ उन्होंने फ़िश फार्म बनाए हुए हैं। तो फिश मैंने फार्म कहा बनाए। रेत के इलाके में फ़िश फार्म ये कैसे हुआ? तो पता चला कि वो सोलर से उन्होंने लगाया है, अब वो पानी तो निकल रहा है, तो वो जो खेतों में लगाना है उसके जी। बाद बाकी सारा पानी चलिए, इस तरह बड़ी इस्तेमाल हो रहा है। ज़बरदस्त आइडियाज़ और ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि जो सब सुनना चाहते हैं, लेकिन यह ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, हम अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन किया है सफ़ेद पोश ट्रस्ट के सरबराह हैं जनाब इकबाल शाह साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, और इसी सफ़ेद पोश ट्रस्ट के बारे में इनसे सवाल करूँगा कि ये सफ़ेद पोश ट्रस्ट का ख्याल कैसे आया और ये प्रोजेक्ट है क्या। शाह साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उस्मान भाई आपको ईद मुबारक और सारे नाज़रीन को। और दूसरा ये सफ़ेद पोश दस्तरखान के नाम से, इसमें हम दोस्त थे, मैं, रहीम शाह और फवाद भी था, अयाज खान, और उसमें आप भी शामिल हो। अगर आपको यहाँ तो आपको भी हमने आइडिया दिया था। तो जुलाई 2020 में इसमें हमने शुरू किया था खाने से। पहले 500 से, अब माशाल्लाह रोज़ का 1500 है। लेकिन इस और बाकायदा प्रॉपर एनजीओ बना के इसको हमने एक काम शुरू किया, देखते हैं होता क्या है। तो माशाल्लाह वो हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल एक पौधे की तरह है, तो पौधा बढ़ रहा है और अब माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का क्या आइडिया है? एक तो आप जो खाना पका के देते हैं और जो आता है खामोशी से वहाँ से ले जाता है, आपने एक कमरा सा बनाया हुआ है अपने शोरूम के बाहर, और पका पकाया खाना वहाँ मौजूद होता जी है, हाँ। और ना तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा मैंने वहाँ मनाजिर देखे। अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा, वो क्या है? उस्मान भाई ऐसे ही कि पहले तो ये खाने का भी चल रहा है, जो 1500 लोगों का पैकेट की शक्ल में देते हैं। तो पिछले 6-5 महीने पहले ख्याल है कि दुनिया में मैं घुमा हूँ, आप भी घूमे हुए हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़े बहुत हैं, मतलब कह सकते हैं, लेकिन वो हाई फाई स्टैंडर्ड के नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक ओल्ड एज होम जो बुजुर्गों के लिए हमारे हम बनाएं। और पाकिस्तान हमारा हर चीज़ में पीछे तो हमें, लेकिन एक चीज़ में इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और ये चीज़ बन जाएगी और बनेगी इंशाल्लाह, तो हम इतना हाई फाई और स्टेट ऑफ द आर्ट एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं। इसका नाम सफ़ेद पोश घर होगा इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास 204 लोगों की कैपेसिटी होगी। जो मैं खुद उसको बैठ के, मैंने इवन कि अपना कमरा तक, एक ऑफिस तक बनाया हुआ है कि जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह, मैं उसके बाद अपना आधा दिन वहाँ गुजारूंगा। और वो मेरा क्या कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत घर किसी का नहीं होगा। मेरा आपको तो हम लोग तो घर में भी नहीं आएंगे उसके। और इसमें प्रायोरिटी हमारी है गरीबों के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बड़े बेघर लोग देखे हैं। मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम एक नॉर्मल सा बना दो, जो मैंने हमारे आपके एक प्रोग्राम भी हुआ था, जो हमारी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, तो आपने एक पूरा प्रोग्राम किया था, फवाद ने नई बात करना इसके अंदर हमारे साथ। जी जी। तो मुझसे लोग बार बार कह रहे थे, कहते हैं इकबाल इतना हाई फाई क्यों गरीब लोगों के। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं उनको अपने माँ बाप की तरह रख रहा हूँ, तो मैं क्यों हाई फाई ना करूँ। और मैं बिलीव करो उस्मान भाई, ये चीज़ शायद लोग समझ रहे हो कि मैं कोई याशी करा रहा हूँ, नहीं। ये एक बेंचमार्क सेट हो जाए ना, तो पाकिस्तान में फिर काम शुरू हो जाते हैं। शुरू में जब हम भी डीलरशिप बना रहे थे,
तो हमें जापानियों ने शीशे का शोरूम और ये वो बोला, तो मुझे हंसी आती थी। आज वो हाल हो गया कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी छोड़े, एक चिंग चिंग रिक्शे की डीलरशिप अगर कोई देता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो भी उस्मान भाई उसको बोलता है कि आप इस तरह हाई फाई बना के दो। बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह ताला आपको अपने नज़ाइम में कामयाब करे। मेरे साथ शाह साहब बैठे हुए अलखिदमत पाकिस्तान के सरबराह, एक तरफ अखुवत पाकिस्तान के सरबराह, इतने बड़े लोग हैं ये, और जो काम खिदमत का ये पाकिस्तान में कर रहे हैं, और आप इनसे भी आप अपना तामुन ले सकते हैं, आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो बात हो रही थी कि इस सारे इसार की, और ये जो ईद है, ईद कुर्बान नाम ही इसार का है। तो शकूर साहब, इसार के हवाले से आपने भी बात की कि पाकिस्तानी कौम के अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा है, और ऐसे वाक़यात हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उनके पास अपने लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो किसी दूसरे की मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ईद के हवाले से हम बात करते हैं, ईद कुर्बान का, बड़ी खुशी, ये खुशी है ये कि जो आप कुर्बानी दे रहे हैं तो उसका 2 हिस्से तो आप लोगों को दे रहे हैं और एक हिस्सा आपके पास आ रहा है, और ये खुशी आप बांट रहे हैं उनके साथ ना। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि इसका एक और अच्छा तस्वर ये हो सकता है, जहाँ जहाँ ये मुमकिन है और हमें करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ किस तरह करूँ, वो ये है कि जो बहुत गरीब घर है, बच्चे जिसके हाँ बहुत इसी तरह की सूरत में मौजूद होते हैं, उन तक गोश्त ना पहुँचे, आप भी पहुँचें, आप ख़ुद भी जाएं, ख़ुद जाएं, और उन बच्चों को और उस फैमिली को देखकर जो खुशी होगी अगर आप उनके टूटे बिस्तर पर या उस चारपाई पर बैठकर उनके साथ खाना खाएं, तो मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, और आपको भी वो खुशी शायद अपने पोते पोतियों के साथ कभी नसीब ना हो जो आप उनके चेहरे पे देख के महसूस करेंगे। तो ये जो तसव्वुर है ना जी, कि आपको खुशी उस वक्त मिलती है जब आप खुशियाँ दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं, ये है दरअसल असल में सारी चीज़। बिल्कुल जी, इसार की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि यही बात कि पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में कोविड के दौरान जिस तरीके से कौम बाहर आई और पक्के पकाए खाने, अजनास लोगों तक पहुँचे, अलखिदमत के रज़ाकार भी हमने देखे कि 70-70, 80-80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो लोगों का दरवाज़ा बजा रहे हैं और उन तक राशन पहुँचा रहे हैं, और अखुवत भी मैदान में थी, और जिस तरीके से आपने किराया दुकानों का भी दिया लोगों का, और ये जो जज्बा है, कोई ऐसा कोई वाक़या बताइएगा कि जो कभी फरामोश नहीं हो सकता इस हवाले से। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सफ़ेद पोश ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मेरे रास्ते में देना है तो बेहतरीन चीज़ दो। बेहतरीन चीज़। हम फटे हुए कपड़े उठा के कहते हैं अल्लाह के राह में दे दिए, तो ये काबिल मुबारकबाद वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं उन गरीबों को रखूँगा जिस तरह मैं अपने वालिद को रखता था। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और ये दरअसल एक एक्सीलेंस का एक मयार कायम कर रहे हैं कि नेकी करनी है तो फिर खूबसूरत तरीके से करो ना। ये तो नहीं कि तुम बची खुची चीज़ें और रोटी घर में बची हुई है तो किसी को खिला दो, तो जो आपने फरमाया कि जी खुद जाकर पेश करो। तो जहाँ तक ईसार की बात है सर, ईसार में तो ये कौम पीछे नहीं है, बिल्कुल, ना एहसास में पीछे है, ना ईसार में पीछे है, ना कुर्बानी में पीछे है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट जो हमारे यहाँ पैदा हो गया है, तो वो अगर ख़त्म हो जाए, एतमाद लौट आए, यकीन लौट आए, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि यकीन कीजिए, आपने एक वाक़या का बात पूछी है ना, कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने तो खैर बहुत काम किया, हमने भी थोड़ा सा काम किया। हम राशन के बैग जाके लोगों को घरों में तकसीम कर देते थे। तो एक दफ़ा एक जगह पर हमारे गए लोग, तो उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया, बाहर एक निकला बूढ़ा आदमी, उसको पेश किया। तो अब टूटा फूटा घर है, गुर्बत है, और गुर्बत इंसान को इक़दार से भी दूर कर देती है जी। वो शख्स ने पता क्या कहा, उसने कहा बेटा मुझे कल कोई दे गया था एक थैला, अब मेरे हमसाए को दे दो। बहुत वाह, बहुत ये है ईसार कि गुर्बत की गहराई में गिरने। उसे पता नहीं कोविड ने कितने दिन चलना है और एक थैले से क्या बनता है, तवक्कुल। लेकिन वो कहता नहीं, मुझे कल मिल गया था, अब मेरे भाई को दे। जिस दिन ये एहसास इस पूरी कौम को मिल गया ना कि मेरा भाई भूखा नहीं रहना चाहिए, बस देखें ये मवाक़ात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस इरशाद पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं
कि एक शख्स को अपना बना ले, आधा पाकिस्तान आधे पाकिस्तान को अपना बना ले, तो हम एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं और इसकी तरफ बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। अब देखें किस तरह से ये नेकी भी जो है ना एक खुशबू की तरह फैलती है। किसी ज़माने में ईदी साहब होते थे अकेले, अलखिदमत फिर बन गई, फिर सैलानी बन गया, फिर छिपा बन गया, फिर अखुबत वजूद में आ गई, आलमगीर ट्रस्ट बन गया, और आज मैंने पहली दफ़ा इनका नाम सुना सफ़ेद पोश ट्रस्ट का। तो ये गली गली कूचा कूचा ये नेकी फैल रही है। और मुझे याद है इकबाल शाह साहब, मैं जब कराची में ही था, आपने लंगर का आगाज़ किया और उसके बाद आपने कहा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, और एक आपके शोरूम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। ऐसे लगता है कि ये कोई VVIP और 7 स्टार होटल है जिस किस्म का जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। शाह साहब बताइएगा, आप तो अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, और इस आपके इस काफिले में आप कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? हुआ ये उस्मान भाई कि जब ये मैंने मॉडल हमने लॉन्चिंग करने मॉडल में लोगों ने मुझे बोला मॉडल क्यों बना रहे हो। मैंने कहा यार जिस तरह एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मुझे करने दो। तो मैंने जो ज़ाया तो नहीं कर सकते उसको, हम इंशाल्लाह जब ये बनेगा तो हम उसको वहाँ ऑफिस में रखेंगे। तो मैंने अपने ऑफिस के बाहर शोरूम में रखा है, ऑफिस में टोयोटा ईस्टर्न पे। तो जो कस्टमर गाड़ी लेने आता है वो मेरे सेलमैन से पूछता है, कहता है इसमें हमारे अपार्टमेंट बुक करना है, कितने का है? तो उसको बताते हैं कि नहीं ये सफ़ेद पोश घर ओल्ड एज होम बन रहा है। तो उनको यकीन ही नहीं आता है। अब इसमें हमारे साथ मास्टर मेरे दोस्त हैं सारे जो टोयोटा के भी हैं और कुछ हैं, और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें हाउस ऑफ अबीब भी इंशाल्लाह मेरे साथ है, और एक मेरे दोस्त हैं शुजात शेरवानी, सलीम गोडल, और आप हो गए जिसने शरीम शाह वगैरह सब। मतलब मैं तो यकीन माने मैं 10 रुपये भी ले रहा हूँ। हबीब मेट्रोपॉलिटन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और न्यू आपका इसलिए कि आप मेरा जो हमारा सफ़ेद पोश दस्तरखान माशाल्लाह 2 साल होने को है, आप रोज़ का 10 से 12 मरतबा हमारा बगैर पैसे के ऐड बनाते हैं, चलाते हैं, और बनाया भी आपने। ये आप पहला, मैं तो सबको चैनल वाले सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा जरा इनकी तरह को हिम्मत पकड़े चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की तरह। प्लस ये जो घर वाला मामला है इसके अंदर जितना भी बैंक में 10 रुपये भी आएंगे, 10 भी आ रहे हैं, और बाखुदा जो अगर आता है, मैं बढ़ाई नहीं कि मैं अपनी कोई बढ़ाई मार रहा हूँ, लेकिन लोग, मैं सिर्फ लोगों से एक सवाल पूछ, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं अगर 100% पे आता है, 100% के अंदर मेरा 20% मैं अपना डालता हूँ, तो मैं मांगते भी अच्छा लगता हूँ। मेरा बाकी लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भाई साहब ने एक बताई, मैं उनका नाम भूल गया, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने कहा कि मिस्ट्रस्ट है। मिस्ट्रस्ट इसलिए कि हमने नामों की NGO बना ली है और उसको हमने कारोबार बना लिया। मैं यकीन माने मुझे अब ऐसा लगता है कि जब सिग्नल पे नया भिखारी आता है ना, मैं एक नया भिखारी आ गया हूँ, तो बाकी भिखारी मुझसे परेशान है, क्योंकि मैं तो अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ, अपना भी लगा रहा हूँ, और बिलीव करें कि ये 2 साल इस जुलाई में पूरे हो जाएंगे। 2 साल मैंने अपने कारोबार को देखता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं इसी काम में लगा हूँ, और बिलीव करो कोविड भी आया, उसी काम में लगे हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक ये सारा रहाइश के काबिल होगा और आप ये इसको ओपन कर सकेंगे? क्या टाइमलाइन क्या है? इंशाल्लाह भी, हाँ इंशाल्लाह बेसमेंट हमने अभी इसके वो हो गया, बन गया, फाउंडेशन डल रही है। तो जो लोग तो 2 साल बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने ठेकेदार से हम दिन रात काम कर रहे हैं। दिन रात का मतलब कि मैं इंशाल्लाह 1.5 साल में, अल्लाह ने चाहा, मेरे मौला, क्योंकि सारा काम अल्लाह करता है, इंशाल्लाह ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन लोग इंशाल्लाह लगाते नहीं। ये 1.5 साल में ये नागन चौरंगी में मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, बिल्कुल मेरे ऑफिस से अगर उस्मान भाई 10 किलोमीटर के फासले पे, और ये नॉर्थ कराची की एक निशानी बनेगी कराची के अंदर। बिल्कुल, नहीं मैं देखी है लोकेशन माशाल्लाह, तो बहुत मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ। बिल्कुल उस्मान भाई, अभी तो मैं लोगों के पीछे भागता हूँ, रोज पैसे मांग रहा होता हूँ, क्योंकि मैं मांगते बुरा इसलिए नहीं लग रहा हूँ कि एक बार मेरे को शर्म आई कि बहुत हो गया। लोगों ने कहा इकबाल शाह तुम लोगों से मांगते हो, लोग डरने लगे। तो मैंने कहा यार उस्मान भाई छोड़ते हैं। तो मेरे ऑफिस में आपने देखा एक तख्ती लिखी है कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, तो उसमें एक था कि मेरे लिए बेकदर हो के तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना। 2 दिन मैंने गैप दिया उस्मान भाई, तीसरे दिन फिर मांगने वाला बन गया। चले जी, अल्लाह ताला आपको अपने इस जो प्रोजेक्ट है उसमें कामयाब करे, और आप और साथ हमारे जो दीगर मेहमानात में इनकी भी मदद और रहनुमाई आपके लिए मौजूद होगी। और लेकिन वक्त हमारा ख़त्म होता है, और सब मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप भी जो ईद की जो खुशियाँ हैं वो भी जारी रखें, मनाएं, और इस दुआ के साथ ये सारा कार खैर इसी तरीके से चलता रहे, और जो तमाम लोग इस कार खैर में किसी भी तरीके से शरीक हैं, अल्लाह ताला उन सब पर अपनी ख़ास रहमत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।